बच्चों अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहली बात, इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब अगर हम बात करें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया था आप लोगों की 9th क्लास में। अगर हम बात करें फोर्स की, देखो बच्चे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक कनेक्टेड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स चीज क्या होती है और फोर्स करता क्या है। अगर हम आपसे पूछें, बताओ बच्चे, फोर्स क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट को मूव करने लगता है। तो जैसे बच्चा बता रहा है कि सर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स मूव कराने में काम आता है, ऐसा ये बच्चा बता रहा है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, 9th क्लास के लेवल तक अगर किसी से पूछा जाए तो वही बच्चा यही कहता है कि सर अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको मूव कराना है, और अगर हम मूव कराना चाहते हैं तो हम उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। बट जब आप 11th क्लास में आ जाते हो तो बच्चे आपको ये बताया जाता है फोर्स एक ऐसी एंटिटी है, फोर्स एक ऐसी एंटिटी है जो दो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एक तो मोशन प्रोड्यूस करती है और दूसरा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? मोशन एंड डिफॉर्मेशन। जैसे मान लो बच्चे, सनी देओल है। सनी देओल जब दीवार पे फोर्स लगाता है तो दीवार क्या हो जाती है? गिर जाती है। मतलब फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डिफॉर्मेशन। बट एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो हम ये इस चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ेंगे कि फोर्स की वजह से मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है। फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है वो आप कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आप जिस टेबल पे बैठे हुए हो, आपके वजन की वजह से वो टेबल क्या हो रही है? डिफॉर्म हो रही है। अब आप कहोगे सर ये तो पिचक नहीं रही है। आप जिस टेबल पे बैठे हुए हो, ये टेबल आयरन की बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर जो है आयरन का है। आपके वजन की वजह से आयरन में थोड़ा सा कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हमको नहीं पता चल रहा है। आई बात समझ में? कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हाथी को बिठा के देख लो, पूरा टूट जाएगा। वो तो वजन आपका कम है, अगर ज़्यादा वजन होगा तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? दिखने लग जाएगी। अब बच्चों उसकी तरफ मत देखो, इधर देखो, उसका वेट कम ही है, वो हल्का ही है, ऐसी बात नहीं है। उसको हाथी से कंपेयर मत करो। इधर देखो, देखो बच्चे, तो फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक मोशन प्रोड्यूस करना और एक डिफॉर्मेशन। फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है वो हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो हम सेकंड बुक में, जो हमारा सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर होगा, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम सॉलिड्स है, जो हमारा चैप्टर 9th है, उसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड्स। क्या पढ़ेंगे? सॉलिड्स। उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि फोर्स कैसे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, कैसे डिफॉर्मेशन में क्या वैल्यूज कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, कैसे टेबल डिज़ाइन होती है। जिस टेबल पे आप बैठे हुए हो या जो कुर्सियाँ डिज़ाइन होती है वो रैंडम नहीं होती कि ऐसे ही दो लोहा लगा दिया और उस पर बैठा दिया। हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। आप लोग जब लिफ्ट में जाते हो तो लिफ्ट किससे बंधी होती है? पता है किससे बंधी? केबल से। कौन सी चीज़ की केबल होती है? मेटल की केबल होती है, रोप, मेटल की रोप होती है। मेटल क्या होती है? जैसे रस्सी होती है जूट की, वैसी ही रस्सी होती है मेटल की। अगर आप कभी लिफ्ट में देखो, ऑब्जर्व करो, तो जो लिफ्ट होती है वो मेटल की रस्सी होती है। तो लिफ्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है वो वजन के हिसाब से डिज़ाइनिंग होती है कि इतना वजन होगा तो इतनी मोटी रस्सी हमें क्या करनी है? यूज़ करनी है। तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, कैसे हमको जानना है। बट ये चैप्टर फिलहाल इस बारे में हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स से क्या मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जान रहे हैं। ठीक है। ऑल्दो ऐसा होता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो कंबाइंड मोशन और डिफॉर्मेशन दोनों होता है। कोई बच्चा ऐसा एग्जांपल देगा कि मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और मोशन और डिफॉर्मेशन दोनों हो रहा है? मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और उस पे फोर्स लगाने से मोशन भी प्रोड्यूस हो रहा है और डिफॉर्मेशन भी हो रही है। बैट बॉल को हिट करते हैं। जब हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल में मोशन प्रोड्यूस होता है और वो डिफॉर्म भी तो होती है। डिफॉर्म नहीं होती है, धीरे धीरे और डिफॉर्म होती जाती है। कुछ टाइम बाद पूरी डिफॉर्म हो जाती है, चपटी हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि फोर्स की वजह से मोशन भी होता है, डिफॉर्मेशन। बट हम फिलहाल ये मान के चलेंगे इस चैप्टर में कि फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। अब देखो यार, अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसका कुछ हिस्सा मोशन में चला जाएगा, कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन में। अगर मैंने बैट से एक बॉल को हिट किया तो मेरा जो फोर्स मैंने लगाया था उसका कुछ हिस्सा मोशन में गया, कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन में गया। बट फिलहाल हम इस चैप्टर में मान के चलते हैं कि हम ये जो स्टडी कर रहे हैं रिजिड बॉडी के लिए स्टडी कर रहे हैं। किसके लिए स्टडी कर रहे हैं बच्चों? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो बिल्कुल रिजिड होती है, जिसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो। ये एक आइडियल केस है। कैसा केस है? आइडियल। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने एक बॉल को हिट किया, बैट से हिट तो किया बट बॉल में डिफॉर्मेशन नहीं हुई। जितना भी हमने फोर्स दिया, वो जो फोर्स था वो बॉल को मोशन देने में गया, डिफॉर्मेशन देने में। डिफॉर्मेशन में तो बेंडिंग होती है, चपटा होना, उसका स्ट्रक्चर चेंज होना, शेप चेंज हो जाना, उसका शेप। डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है
उसकी जो कन्फिग्रेशन है, उसका जो साइज है, उसका जो रेडियस है, समझ में, उसके अंदर क्या हो जाना, रिजिड मतलब कि बच्चे जो जिसमें कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो। जैसे मैं कहते हैं, जैसे मान लो मैं आपको मुक्का मारता हूँ, उड़ के इधर गिर जाओ, और एक दूसरे को मुक्का मारता हूँ, वो वहीं खड़ा रहे, कहूँगा बड़ा ठोस आदमी है यार, इस पर तो कोई असर ही नहीं होता है, जिस पर कोई असर ना हो। आई बात समझ में? हंसो नहीं बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स की वजह से मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है। आपको ये समझ में आ गया ना कि फोर्स एक ऐसी एंटिटी है जिसके दो इफेक्ट होते हैं, मोशन प्रोड्यूस करना और डिफॉर्मेशन करना। डिफॉर्मेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में अभी पढ़ेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जितनी बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं सारी की सारी कैसी हैं, रिजिड बॉडी है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है, मोशन क्रिएट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो इसे हम फास्ट ले रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब देखो बच्चे, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जो पढ़ के आए हो, अपनी 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हो, तो जब हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ बेसिक टाइप के फोर्सेस हमें पढ़ने पड़ते हैं। बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस बच्चे, आप लोगों को मैंने नोट्स में दिया हुआ बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस, दिया नहीं दिया? लाना बच्चे। फोर्सेस की बात करें तो फोर्स तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बट हम लोग बेसिक तौर पे जब स्टार्टिंग करें इस चैप्टर की तो कुछ उन फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरी है। तो कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमको इंट्रोडक्शन में जानना जरूरी है? 3 फोर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में जानेंगे। वेट, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टेंशन फोर्स। वेट, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टेंशन फोर्स। इधर देखो बच्चों बोर्ड पे, वेट के बारे में हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे वेट क्या होता है। जिस बच्चे से पूछे बच्चे रेलेवेंट जवाब देना, ऊट पटांग मत बोलना। बताओ बच्चे, आप बताओ वेट क्या होता है? क्या बोल रहे हो बच्चे? जिससे पूछा जाए वो बताएगा और कोई नहीं बताएगा। आप बताओ, आप बताओ वेट क्या होता है? मतलब कोई किसी भी चीज का मतलब उसका मतलब कितना वेट है, मतलब यार रुको इधर, नहीं अंक बताओ। आप बताओ बच्ची। शाबाश बच्ची। देखो बच्चे, वेट क्या होता है? कोई भी बॉडी जो अर्थ पे है, अर्थ उस पर जितना फोर्स लगाती है, डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, उसे कहते हैं वेट। जैसे मान लो ये बच्चा है ओमदीप, सर इसका आंसर क्या होगा? जैसे मान लो ये बच्चा खड़ा हुआ है, यार मेरे से हिंदी लिख के नहीं जाती। अरे नहीं बच्चे, मेरे दांत बनाने नहीं आते। देखो मान लो बच्चे ओमदीप है, ये पूछ रहे सर इसका आंसर क्या होगा। ये अर्थ पे अभी है, तो अर्थ क्या लगा रही है इस पे, अपनी तरफ फोर्स लगा रही है। इस बच्चे का कुछ मास है, क्या है? कुछ मास। मास लिपस्टिक नहीं है बच्चे, इधर देखो, मास है इसका। क्या है? कुछ मास है। मास क्या होता है बच्चे? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। हर बॉडी का मास है, इसका मास है, मेरा मास है, सबका मास है। मास की यूनिट केजी होती है। कई बच्चों को ये मिसकॉन्सेप्ट होता है, कोई कहता है कि आपका वेट कितना है। वेट की यूनिट केजी नहीं होती है। किसकी यूनिट केजी होती है? मास की। हम कहते हैं मेरे को वेट करना है, वेट नहीं करना होता, हमको मास मेजर करना होता है। वो अलग बात है कि हमने डेली रूटीन में बता दिया है कि मेरे को अपना वेट, मैं अपना वेट कर लेता हूँ। वेट नहीं होता, क्या होता है? मास। किसी बच्चे का मास 50 kg होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 30 होगा, कोई बहुत हल्का है। तो सबका यहाँ मास क्या है बच्चे? अलग अलग है। तो हर बच्चे का मास अलग अलग है, तो हर बच्चे पे जो अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगाएगी वो क्या लगाएगी? अलग लगाएगी। जो अर्थ हम पे फोर्स लगाती है उसे कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? वेट। वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी प्लैनेट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जो प्लैनेट फोर्स लगाता है उसे कहते हैं वेट। कितना वेट लगाता है प्लैनेट? कितना लगाता है बच्चे? वेट होता है mg। बात नहीं बच्चे, इधर देखो, इधर वेट होता है mg। g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अर्थ पे कितनी होती है? 9.8। अगर आप किसी और प्लैनेट पे जाओगे, जैसे मून पे या फिर किसी और प्लैनेट पे जाओगे, तो वहाँ g की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अर्थ के कंपैरिजन में जो मून पे जो g होता है 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6।
तो जैसे मान लो किसी का मास किसी का मास 10 किलो है, तो उसका वेट कितना होगा बच्चे? mg 10 इंटू 9.8 98 न्यूटन अर्थ पे। अगर उसको मून पे ले जाया जाए तो 1/6 हो जाता है, 1/6 ऑफ अर्थ, क्योंकि मून का जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में क्या होता है? 1/6 होता है। इसे कहते हैं वेट। वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लैनेट। ठीक है बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इवन ये तो हम काफ़ी टाइम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं, जब हम एफबीडी वगैरह पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तभी मैंने आपको बता दिया था वेट क्या होता है। अब आते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे। किस पे आते हैं बच्चे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दो टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं जो हम पढ़ते हैं। कोई बच्चा बताएगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? जब कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में हो और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा हो, ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? कांटेक्ट में हो तो फोर्सेस। तो कांटेक्ट फोर्सेस में दो फोर्स हम मेनली स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। एक पढ़ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन और एक पढ़ रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्स तभी एक्सर्ट हो सकते हैं बॉडीज पे जब दोनों आपस में क्या हो? कांटेक्ट में हो। अच्छा ये बताना, वेट किसी बॉडी पे बिना कांटेक्ट के एक्सर्ट हो सकता है? अगर मैं हवा में हूं तो भी मुझे पे अर्थ वेट लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। उसके लिए कहीं से किसी का कांटेक्ट होना जरूरी है? नहीं। अगर ये बच्चा हवा में भी उड़ रहा है तो भी इस पर क्या लगेगा? वेट लगता रहेगा। उसके लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप हवा में भी हो तो तभी भी आप पे वेट लगेगा, एक्सर्ट होगा। बट ये है कि अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की और फ्रिक्शन की, तो ये दोनों फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस में काउंट होते हैं। ये तभी लगते हैं जब दो बॉडीज आपस में क्या हो? कॉन्टैक्ट में हो। देखो अच्छा, ऑल दो थोड़ा बहुत आपने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पहले पढ़ा होगा, बट अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और इसके बारे में हम थोड़ा सा लंबी बात करेंगे। एक मिनट से रुक जाओ सर, ये बनाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में सब मेंशन है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने नोट्स दे दिए अच्छे से, ठीक है। और जब तक नोट्स नहीं थे तब तक तो थोड़ी दिक्कत थी, बट अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखो बच्चे, तो अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की, और इस चीज़ को बच्चे बहुत ढंग से समझना, नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। हाँ आप बताओ बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कुछ जानते हो उसके बारे में? ओमदीप बताओ बच्चे। सर नॉर्मल रिएक्शन मतलब यदि हम कोई एक ऑब्जेक्ट फेंकेंगे, तो सपोज सर ये ऑब्जेक्ट मैंने फेंका, तो सर ऐसे डायरेक्ट फेंकूंगा तो सर टेबल सर नीचे चले जाएगा। सर यदि मैं इसके यहाँ पर रखूंगा तो सर ये ऑब्जेक्ट उसको बचाने के, सर नीचे जाने से बचाने के लिए रखूंगा। अच्छा बात बच्चे, वेरी गुड। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई बॉडी एक रिएक्शन फोर्स हमें दे रही है, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक किताब है, ये किसी टेबल पे रखी हुई है, ये बुक है, ये किसी टेबल पे रखी हुई है। तो एक्चुअल में क्या है बच्चे, बुक पे अर्थ का वेट लग रहा है। क्या लग रहा है? वेट। और अर्थ वेट लगा रही है, वजन लगा रही है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। वेट को हम ग्रेविटेशन फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स और वेट एक ही चीज होती है। जो हम पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वही हमारा वेट है। अर्थ इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, तो अर्थ चाहती है ये नीचे आ जाए, मतलब अब अपनी तरफ खींच रही है। क्या ये नीचे आ जाएगी? नहीं, टेबल उसको रोकेगी। टेबल के पार्टिकल, टेबल के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उसको रोकेंगे, अपोज करेंगे। क्या करेंगे? अपोज। तो टेबल के मॉलिक्यूल कहेंगे कि रुक जाओ, हम तुम्हें नीचे नहीं जाने देंगे। तो एक अपोजिंग फोर्स डेवलप करेगी इस बॉडी पे, एक अपोजिंग फोर्स देगी, इसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। अब सबसे पहली बात ये है कि इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन क्यों है, एक एक करके समझते हैं बच्चों। पहली बात, इसका नाम रिएक्शन क्यों है? रिएक्शन इसलिए है कि टेबल ने खुद नहीं लगाया है, रिस्पॉन्स में लगाया है। क्या लगाया है? रिस्पॉन्स। एक होता है एक्शन, एक होता है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ के रिस्पॉन्स पे रिटेलिएशन किया जाए। जैसे इंडिया कभी भी एक्शन नहीं करता है, इंडिया मोस्टली पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या करता है? रिएक्शन करता है। पाकिस्तान अगर बॉम्ब मारता है तो इंडिया वापस बॉम्ब मारता है। इसे कहते हैं रिएक्शन और रिटेलिएशन। उसके अपोजिट में, अगर इस बुक का वेट इस टेबल पे ना लग रहा होता तो ये टेबल भी रिएक्शन
उसका अपोजिट रिएक्शन नहीं देती, रिएक्शन नहीं देती। आई बात समझ में? ना वेट होता ना रिएक्शन होता, रिएक्ट मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आपको दूसरा बंदा कुछ नहीं कह रहा तो आप उसको भी कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान इंडिया को कुछ नहीं कह रहा तो इंडिया भी कुछ नहीं कहेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया? उसके अगेंस्ट दिया जा रहा है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है मैथमेटिकली 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। कोई फोर्स किसी बॉडी पे 90 डिग्री पे लग रहा होता है, उसे कहते हैं नॉर्मल। पता है ना नॉर्मल का मतलब? पता है ना आपको? ज्योमेट्री में नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। ये जो नॉर्मल मतलब होता है सरफेस से 90 डिग्री। किससे 90 डिग्री? तो ये जो फोर्स है ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? 90। इसलिए इसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। कौन दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन? यहाँ इधर टेबल दे रही है। कौन दे रही है? टेबल दे रही है। किसके अगेंस्ट दे रही है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जमीन पे खड़ा हूँ तो क्या मुझ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है भाई, बिल्कुल लग रहा है। अगर नहीं लगता तो मैं जमीन में धंस जाता, क्योंकि जमीन रोक रही है। नॉर्मल रिएक्शन के बहाने मुझको क्या करी? नीचे जाने से रोक रही है। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि मेरे पास 2 पैर हैं, डॉगी के पास 4 पैर होते हैं। ठीक है, हर सबके। ठीक है, तो अब मान लो मेरा मास 80 kg है, तो मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा बच्चों? अगर 10 ले लें, जी को 10 ले लें तो कितना हो जाएगा? 800 न्यूटन। ठीक है, तो एक पैर पे मेरा कितना वेट पड़ रहा होगा? एक पैर पे जो नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 400। क्योंकि ये जो 800 न्यूटन है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? दोनों लेग्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पैर पे और एक पैर पे। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो बच्चे, हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। ये बताओ कि अगर आप एक भारी बैग पहने हुए होते हो, क्या पहने हुए होते हो? भारी बैग। जैसे मान लो ये ओजस है। ठीक है, ये स्कूल में बैग लेके जा रहा है। इसका मास है 50 kg और ये 30 kg का बैग लेके जा रहा है। कट्टा असला सब भर रखा है इसने। टीचर मात ना माने तो उड़ा दो। चलो अच्छे, अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही होता है। मान जाए तो मान जाए, नहीं मान जाए तो बंदूक बाहर। बस इधर देखो अच्छे। अच्छा अब ये बताओ कि देखो अच्छे, वैसे आपको ये पता होगा कि जब हम भारी बैग पहनते हैं तो हमारे पैरों पे लोड क्या होता है? ज़्यादा पड़ता है। देखो अच्छा, पैरों पे लोड पड़ने की कहानी क्या होती है समझना जरूरी है। पैरों पे लोड पड़ने की कहानी ये होती है कि जैसे कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, जैसे मैं हूं, ये ठीक है। बच्चे बड़ा ही हो गया तो बड़ा ही बनाएंगे, जब थोड़ा छोटा हो जाएगा तो कम कर देंगे। तो मेरे एक पैर पे कितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है? 400। जितना ज़्यादा हमारे पे पैर पे नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा, जितना ज़्यादा हमारे पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा, उतना ज़्यादा हमारे पैरों में दर्द ज़्यादा होगा। ये समझ में? अगर मास मेरा 80 kg है, मेरा वेट 800 न्यूटन है, तो एक पैर पे 400 लगेगा और एक पैर पे 400 लगेगा। अब मान लो ये बच्चा है, इसने बैग पहन लिया, तो बैग पहनने के तो पैर में ज़्यादा दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि इसका वेट तो इस पर है ही है, साथ में बैग का वेट भी क्या हो गया है? ऐड हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया? 50 + 30 80। यही सिचुएशन हो जाएगा। इस पर कितना लगेगा? 800 न्यूटन। और एक पैर पे कितना लगेगा? 400। और तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा हमारे पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, उतने हमारे पैरों में डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होता है। वो बात चलो अलग है कि अच्छा है ज़मीन हमें नॉर्मल रिएक्शन उतना दे देती है तो हम बैलेंस रहते हैं। बट अब हम थोड़ी आगे की कहानी पे आते हैं। किसी को ये डाउट तो नहीं है मैंने जो बताया? नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा बताओ बच्चे, फीट सिमिलर होता है या फुट होता है? ठीक है ना? एक पैर पे, ठीक है ना, एक पैर पे क्या होगा? 400 न्यूटन लगेगा ना, हर एक पैर पे मेरे 400 न्यूटन लगेगा। तो अब ज़्यादा अगर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो पैरों में दर्द भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर जैसे मैं कंधे पे बैग पहन लूँ तो मेरा ओवरऑल मास और बढ़ जाएगा, तो और वेट बढ़ जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ये तो शुक्र है कि जितना हमारा वेट है उतना नॉर्मल रिएक्शन मिल जाता है। अगर मान लो मेरा वेट 800 न्यूटन लग रहा है ज़मीन पे, तो मुझसे 800 न्यूटन ज़मीन मुझको दे रही है। बट अगर मान लो ऐसी कहानी डिस्कस करें कि अगर जितना मेरा वेट है ज़मीन मुझे उतना नॉर्मल रिएक्शन ना दे पाए, इधर देखो अच्छी बोर्ड पे,
अगर जितना मेरा वेट है उतना मेरे को नॉर्मल रिएक्शन ना मिल पाए तो क्या होगा? सर मतलब कितना कम? बता रहे हैं। जैसे मान लो ये बच्चा है, ये गोवा टूर पे गया भाई, कहता है इसने सेकंड टर्म में अच्छी पढ़ाई की 11th क्लास में, फर्स्ट टर्म में इसके मार्क्स कम आए, मान लो सेकंड टर्म में इसने पढ़ाई की तो मान लो टॉप कर गया। एक के बाप 7 है तो अब ये गोवा गया, अब ये शैतान है, इसको जहाँ मर्जी घूमना है, तो एक ऐसे एरिया पहुंच गया जो स्वयंपी एरिया है। कैसा एरिया है? स्वयंपी मतलब दलदली एरिया है। तो ये दलदली एरिया पहुंच गया। अच्छा, अब जैसे ये दलदली एरिया पहुंचा तो ये धंसने लग गया। अब बच्चे एक्चुअली ये बताओ, ऐसा क्या होता है दलदली एरिया में फिजिक्स के हिसाब से जो हमने धंसने लग जाते हैं? सर उसमें जो मर्ड हमारा पेट जा रहा है एक एक करके देखो, एक एक आप बताओ। अच्छा, सर जो उसमें मर्ड होती है वो हमारे को अंदर नहीं घुसती, बल्कि जो हम गिरते हैं ना उसमें से निकलने लगे, उसकी वजह से हम अंदर जाते हैं, जिससे पार्टिकल्स जो होते हैं उसके साइड होते जाते हैं और पीछे। चलो अच्छा, और भी देखते हैं क्या क्या। सर जिसका वेट ज्यादा होता है, और बताओ। और सर वेट की वजह से वो नीचे चले जाता है। सर हमारा वेट ना नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा होता है। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पर। देखो आमतौर पे कोई फ्लैट एरिया है या कोई सॉलिड एरिया है, कोई सॉलिड सरफेस पे हम खड़े हैं, तो उस पर क्या होता है कि हमारा जितना वेट होता है जमीन उतना हमें नॉर्मल रिएक्शन दे देती है, क्योंकि पार्टिकल मजबूती से बाउंडेड होते हैं। हम फर्श पे खड़े हैं और फर्श फ्लोर है, इसके पार्टिकल क्या है? सॉलिड बाउंडेड है, तो हमारा जितना वेट लग रहा होता है उतना हमको नॉर्मल रिएक्शन दे देते हैं। बट कोई रेतीली, कौन सा एरिया? रेतीले एरिया, रेत वाला एरिया हो या फिर मडी एरिया हो, स्वैम्पी एरिया हो, दलदली एरिया हो, उस पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतना स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते हैं, तो जितना हमारा वेट होता है उतना वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाते, उससे कम नॉर्मल रिएक्शन दे पाते हैं। जैसे मान लो ये बच्चा अब कह रहा है गोवा वाले बीच पे ऐसे गाना गा रहा है, अभी 60 kg का है, इसका वेट है 600 न्यूटन, ठीक है। अच्छे, अब क्या है, ये आ तो गया है, इसका वेट 600 न्यूटन लग रहा है इसका वेट, बट जो सरफेस है, जो मडी सरफेस है, उसके पार्टिकल इतने स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन इतना नहीं दे पा रहे, वो नॉर्मल रिएक्शन दे पा रहे हैं 500 न्यूटन का। ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल टाइटली बाउंडेड नहीं, दलदली एरिया है ना, तो नीचे जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्या जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे धंसता जाएगा, क्योंकि बेसिकली वेट ज़्यादा है। अच्छा, अब मान लो कोई दोस्त ने देख लिया कि इसको बचा रहे हैं, तो कैसे बचाएगा इसको? रस्सी फेंकेगा और बचाएगा। अगर फिजिक्स से हटके गए तो हमारे को अपने पैर ऊपर लाने पड़ेंगे। हाँ, वो अच्छे, वो तो देखो तरीके अलग अलग होते हैं, वो तो तरीके। चलो अच्छे, इधर देखो अच्छे, तो अब होता क्या है, एक मिनट देखो अच्छे, वो जो स्वैम्पी एरिया है वहाँ पर हमको उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो हम नीचे धंसते जा रहे हैं, और यही सिचुएशन होती है कि नॉर्मल रिएक्शन अगर बराबर ना हो तो हम क्या होते जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। अब चक्कर क्या है कि इसका दोस्त इसको जब रस्सी देगा तो करीब करीब उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए? सर 600 न्यूटन। हाँ क्या पूरा 600 लगाना पड़ेगा? नहीं, 100 ही तो लगाना। देखो एक मेरी बात सुनो बच्चे, 600 इसका वेट नीचे लग रहा है, 500 तो जमीन वो जो सरफेस दे रहा है। अब उस बंदे को कितना लगाना पड़ेगा? 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, 100 या उससे ज़्यादा। 100 से ज़्यादा क्यों? 100 अगर लगाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। अगर आपने 100 न्यूटन लगाया, 100 से ऊपर खींच रहा है उसको, तो 600 और 600, अब वो नीचे नहीं जाएगा, अब धंसेगा नहीं, कम से कम बचा रहेगा। बट मान लो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा लगाएगा तो क्या होगा? वो अपवर्ड मोशन चालू हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कहानी होती है नॉर्मल रिएक्शन की। अब इसमें ना अच्छे एक और चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है। हम जब वेइंग मशीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वेइंग मशीन। तो हम कहते हैं हम वेट मेजर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम वेट मेजर नहीं करते, हम क्या मेजर करते हैं? मास। एक्चुअली उसका नाम वेइंग मशीन इसलिए पड़ गया और उसका कॉन्सेप्ट वेट का इसलिए आ गया। देखो एक्चुअली इसका चक्कर ये बताता हूँ। देखो अच्छा होता है, वेट क्या होता है? mg। जब हम वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं तो वेइंग मशीन हमारा फोर्स मेजर करती है। इधर देखो, हमारा क्या मेजर करती है? फोर्स। और फोर्स को g से डिवाइड करके मास की रीडिंग देती है। m क्या होता है? W/g। या फिर कह सकते हो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। हमारा क्या मेजर करती है? नॉर्मल। क्योंकि आमतौर पे डेली रूटीन में अगर देखो वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? बराबर। अब ये देखो बच्चे, बुक टेबल पे रखी हुई है, तो जितना बुक का वेट होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, तभी जो बुक होगी वो टेबल पे बैलेंस रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। अगर बैलेंस कर रहे हैं तभी ना बुक नीचे जा रही है ना बुक ऊपर जा रही है।
आमतौर पे नॉर्मल रिएक्शन और वेट क्या होता है, बराबर होता है, आमतौर पे होता है ना। इस केस में तो नहीं था ना, वैसे आमतौर पे होता है ना, बराबर होता है। जैसे मैं खड़ा हूँ तभी तो बराबर है। अब देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, वेइंग मशीन ऐसे क्या करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करके जी से डिवाइड करती है। जैसे मान लो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो मेरा वेट कितना है 800 न्यूटन, और मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी कितना मिल रहा होगा 800। अगर जी से डिवाइड करें, मतलब 10 से डिवाइड करें तो क्या रीडिंग आएगी 80, तो मेरी रीडिंग दिखा देगा वो। बट मान लो वेइंग मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं, वेइंग मशीन को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। ये बच्चा मान लो, ये बच्चा वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब क्या है कि ये वेइंग मशीन पे अपना मास मेजर कर रहा है, इसके फ्रेंड ने थोड़ा सा इसे उठा के ना थोड़ा लिफ्ट किया, मतलब पूरा लिफ्ट नहीं किया, क्या किया, थोड़ा सा लिफ्ट किया, थोड़ा सा फोर्स अपवर्ड दिया। देखो जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे आपसे, जैसे मान लो इस बच्चे का मास अगर 50 kg है तो इसका वेट कितना होगा, 500 न्यूटन होगा अप्रॉक्सीमेटली। इसको अगर पूरा उठाना है तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब प्रॉपरली उठाना है 500 या उससे ज़्यादा। पूरा उठाओगे तो जितना उसका वजन है उतना तो दोगे ही ना। बट मान लो एक छोटा बच्चा इसको उठाने की कोशिश कर रहा है, वो 500 न्यूटन तक नहीं दे पा रहा, उससे कम दे रहा है। जैसे मान लो आपके घर में फैमिली में देखा होगा, आपने भी कभी किसी अपने बड़े को उठाने की कोशिश की होगी, कभी देखा होगा। तो अगर छोटा बच्चा किसी को उठा रहा हो तो वो उठा नहीं पाता, बट कुछ फर्क महसूस होता है। क्या फर्क महसूस होता है, मिलता है पॉइंट, उठाता नहीं है बट वो अपवर्ड फोर्स लगाता है। अब जैसे मान लो इस बच्चे का वेट है, इधर देखो 500 न्यूटन है, एक छोटा बच्चा इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको लिफ्ट करने की प्रॉपर लिफ्ट करना है तो कितना लगाना पड़ेगा, 500 या 500 से ज़्यादा। बट वो मान लो इस पर 300 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड जनरेट करने की कोशिश करता है। अब ये बताना है इस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा। ये उठेगा तो नहीं ना, लिफ्ट तो नहीं होगा ना, लिफ्ट कब होगा जब 500 से ज़्यादा लगाओगे। नेट फोर्स क्या होगा इस पर 200। अच्छा बता सकते हो इस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा इस पर। सर अभी बैलेंस नहीं सर 200 ही लगेगा, 300 लग रहा है सर, 800 लग 300 से तो ऊपर पीछे रहना। इस पे देखो अच्छे, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। अभी तक आपने नॉर्मल रिएक्शन ये सीखा था कि जितना वेट लग रहा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन लगा होता है। नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, बैलेंस करने का काम करता है। क्या करता है, बैलेंस। अब देखो एक चीज समझो, 500 न्यूटन इसका लग रहा था, 300 न्यूटन बच्चे ने लगा दिया। अब जमीन को कितना लगाने की जरूरत पड़ेगी, देखो 500 इसका लग रहा था, बच्चे ने 300 लगा दिया, नेट कितना हुआ 200 डाउनवर्ड। नेट कितना लग रहा है 200 डाउनवर्ड लग रहा है ना। तो जमीन क्या होगी कि यार देखो इस पे नेट डाउनवर्ड कितना लग रहा है 200, तो जमीन कितना फोर्स देगी इसको 200 ही देगी ना। बोलो भाई बोलो, आई बात समझ में भाई। देखो इसका मान लो वेट है 500 न्यूटन, 300 न्यूटन बच्चे ने दे दिया। अब इसका डाउनवर्ड फोर्स फिलहाल कितना लग रहा है, फिलहाल कितना लग रहा है 200 न्यूटन, तो जमीन इसको कितना देगी 200 न्यूटन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फिलहाल कितना हुआ 200, नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ फिलहाल 200 न्यूटन। अब बता सकते हो कितनी रीडिंग कितनी आएगी, अगर वेइंग मशीन पे खड़ा है क्या रीडिंग देगी, 20 kg, इसकी रीडिंग क्या होगी। 20 kg। इसकी रीडिंग मैंने आपको बताया क्या होती है, अच्छी रीडिंग होती है मास की नॉर्मल रिएक्शन बाय जी। नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसका 200 और जी कितना है 10, तो जो वेइंग मशीन रीडिंग देगी 20 देगी। क्या इसका मास 20 किलो है, नहीं, इसका मास है 50 kg, बट वेइंग मशीन कितनी रीडिंग दे रही है। तो वेइंग मशीन क्या करती है, नॉर्मल रिएक्शन के बिहाफ पे रीडिंग देती है। किसके बिहाफ पे देती है, वेइंग। अब आप ये देखो, आपका कोई फ्रेंड वेइंग मशीन पे खड़ा हो, आप उसको पुश कर दो, दबा दो, तो उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। उठा लो थोड़ा सा तो क्या हो जाएगी, रीडिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चों, लिख लो पहले इसको अच्छे से। बच्चे हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। हम तो नॉर्मल रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि एक बुक अगर टेबल पे रखी हुई हो तो उसे भी हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में सिर्फ यही नहीं कि अगर एक बुक टेबल पे रखी हो तो उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं,
और भी कोई फोर्स, जैसे हम किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो 90 डिग्री पे हमें फोर्स वापस रिटर्न कर रहा है, ऐसे फोर्स को भी हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान लो कोई एक लैडर रखी हुई है, इधर देखो कोई एक लैडर रखी हुई है ऐसे, इसके सहारे, यहाँ पर कौन कौन सहारा दे रहा है इसको? वॉल एंड फ्लोर। इधर वॉल एंड फ्लोर। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो लैडर होगा वो अपना कुछ लोड इस पे ट्रांसफर करेगी, वॉल पे ट्रांसफर करेगी, और कुछ लोड किस पे ट्रांसफर करेगी? फ्लोर पे। ये जो लैडर है किस पे टिकी हुई है? दोनों पे टिकी हुई है ना। वॉल पे भी तो टिकी हुई है ना, कि वॉल पे नहीं टिकी हुई है? भाई वॉल पे अपना लोड दे रही है नहीं दे रही, ट्रांसफर कर रही है नहीं कर रही है? अगर वॉल कमजोर होगी तो क्या होगा? गिर जाएगी ना, टूट जाएगी, क्योंकि वॉल जो लैडर है उसका कुछ वेट वॉल पे ट्रांसफर हो रहा है, कुछ फ्लोर पे। तो उस वेट के अगेंस्ट ये वॉल कुछ नॉर्मल रिएक्शन देगी और ये फ्लोर भी क्या देगा? कुछ नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो सिर्फ वो नहीं कि एक बुक रखी है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन होता है। कई बच्चे सोच लेते हैं कि एक बुक रखी होती है तो ही नॉर्मल रिएक्शन होता है। और भी केसेस में आपको नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि कोई भी एक सरफेस रिस्पॉन्स में 90 डिग्री पे जो फोर्स हमें वापस दे रहा है उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो बच्चे, हमने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में जान लिया। तो नॉर्मल रिएक्शन के बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बच्चों हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसके अंदर सेपरेट फ्रिक्शन के फोर्स के बारे में डिटेल दी हुई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों अराइज होता है, कोई बच्चा बताएगा? जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये सरफेस पे आगे मूव कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अगर ये मान लो ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। क्यों लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स किस कारण की वजह से अराइज होता है? एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, ये जो ब्लॉक है इसके जो बॉटम सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये ब्लॉक है इसके नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं और वो जो फ्लोर है इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल कहेंगे मुझे छोड़ के ना जा, दिल तोड़ के ना जा। मतलब बेसिकली क्या है बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्स के चक्कर में वो उसको रोकने का काम करता है। अट्रैक्शन में एक दूसरे को रोकते हैं ना लोग, भाई मुझको छोड़ के तुझे कहाँ जा रहा है। तो सेम सिचुएशन यहीं होती है बच्चे, सेम सिचुएशन यहाँ पर सेम सिचुएशन होती है जो रियल लाइफ की सिचुएशन होती है यहाँ होता है। ये मॉलिक्यूल्स ये जो ब्लॉक है इसके मॉलिक्यूल्स और जो फ्लोर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। और अट्रैक्शन के चक्कर में क्या होता है? उसको रोकने का कोशिश करता है। क्या करता है? इसकी वजह से फ्रिक्शन अराइज होता है। फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द अट्रैक्शन। किसकी वजह से? अट्रैक्शन। जब दो दोस्त अट्रैक्ट हो, एक दूसरे का दोस्ती अच्छी होती है, वो कहीं उसको जा रहा होता है, कहता है मुझको छोड़ के ना जा, रोकने का काम करता है, रोकता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी लागू होती है बच्चे। बाकी हम फ्रिक्शन के बारे में जो डिटेल है वो आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे आप क्लास को खत्म करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स भी जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब ये तभी हो सकता है जब दो बॉडीज के बीच में क्या हो? कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, ये जरूरी है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमें थर्ड फोर्स हम पढ़ रहे हैं, टेंशन फोर्स। तो टेंशन भी एक ऐसा फोर्स है जो कि एक बहुत बेसिक तौर पे हम पढ़ते हैं। हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है। जब हम लोगों ने आपको वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ाया था तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई एक रस्सी है, रस्सी पे अगर आप काफ़ी कोई लोड बांध देते हो, जैसे आपने ये एम मास अटैच कर दिया, तो ये जो एम मास होगा उस पर जो अर्थ का फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा या वेट लगेगा, कितना लगेगा? mg। अब इस वजह से क्या होगा? रस्सी क्या होती है? खींचती है। इधर देखो बच्चे, रस्सी क्या होगी? खींचेगी। तो जब रस्सी खींचती है तो जो रस्सी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अपोजिशन फोर्स क्रिएट करते हैं और ऐसे अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो बच्चे? यही कर रहा है यार